हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस जैसे कि अपना चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म यानी फर्म का दी एंड, तो इसका हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कंप्लीट कर लिया है और इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, तो अपन इसका एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, उसको अपन अच्छे से करेंगे, उसकी जनरल एंट्रीज को समझेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, अदर अकाउंट होंगे तो वो भी बनाएंगे और लास्ट में बनाएंगे इसमें कैश एंड बैंक अकाउंट। फिर ये जो अपना इलस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस इस वाले चैप्टर के अंदर बैलेंस शीट नहीं बनती है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर, तो यहाँ पे लास्ट अकाउंट जो बनता है वो कैश एंड बैंक अकाउंट बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है ए एंड बी डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, यानी दो पार्टनर है ए एंड बी, उन्होंने डिसॉल्व कर लिया है पार्टनरशिप फर्म को। ठीक है, अब ये कह रहे हैं बैलेंस शीट ऐसे 31 मार्च 2015 वाज एज फॉलो, यानी 31 दिसंबर 2015 की बैलेंस शीट दी हुई है, जिसमें क्रेडिटर दे रखे हैं आपको 1,20,000 के, बीपी दे रखा है 20,000 का, जनरल रिजर्व दे रखा है 30,000 का, वरुण लोन। अब गाइस यहां पे बात करते हैं, वरुण एक लोन दे रखा है कितने रुपए का, 1,10,000 रुपए का, यानी पार्टनर तो है ए बी और वरुण का जो लोन दे रखा है वो 1,10,000 रुपए का दे रखा है। इसका मतलब ये पार्टनर्स का लोन नहीं है, ये आउटसाइडर लोन है। ठीक है, तो ये भी कहा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जाएगा। उसके बाद कैपिटल दे रखी है ए और बी की, ए की दे रखी है 4 लाख और बी की दे रखी है 2 लाख। उसके बाद असेट दे रखा है कैश इन हैंड में 10,000, डेटर दे रखी है 1 लाख, स्टॉक दे रखा है 4 लाख, फर्नीचर दे रखा है, मशीनरी दे रखी है और बिल्डिंग दे रखी है, और बैलेंस शीट का जो टोटल दे रखा है 8,80,000 दे रखा है। उसके बाद इन्होंने नीचे इंफॉर्मेशन दी है द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इक्वली, यानी कि जो प्रॉफिट था इनका इक्वली यानी 1:1 है। असेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलो, इन्होंने बोला कि असेट्स रियलाइज हुई है यानी असेट्स को सेल करने से पैसा है। डेटर से आए 84,000, स्टॉक से आया 3,60,000, मशीन से आया है 2,24,000 और बिल्डिंग से आया है 1,20,000। ठीक है गाइस, और लिखा हुआ एंड पेड टू क्रेडिटर 5% डिस्काउंट इन फुल सेटलमेंट, यानी कि इन्होंने क्रेडिटर के लिए बोला है कि 5% डिस्काउंट पर क्रेडिटर का पेमेंट करा दिया गया है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000 के हुए जो कि पेड कर दिए गए। प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो गाइस इसकी जो जनरल एंट्रीज है वो अपन हैंड टू हैंड करते चलेंगे और अपन यहाँ पे बनाएंगे इसके अकाउंट। सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अपन को ये डिसाइड करना है कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या चीज जाएंगी। तो गाइस अपने को पता है क्रेडिटर्स जाएंगे क्योंकि ये लायबिलिटी है, बीपी जाएगा, लेकिन जनरल रिजर्व नहीं जाता। ठीक है, वरुण लोन है, ये आउटसाइडर लोन है, ये कोई पार्टनर का लोन नहीं है, तो ये भी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जाएगा। उसके बाद बात करते हैं गाइस कैपिटल के बारे में, तो कैपिटल नहीं जाएगी, यानी कि अपन बात करें लायबिलिटी साइड से तो क्रेडिटर जाएगा और बीपी जाएगा और वरुण का लोन जाएगा। अब असेट साइड बात कर लेते हैं, कैश इन हैंड नहीं जाएगा, अपन ही समझ लिया था एक्सेप्ट क्या क्या चीजें नहीं जाती थी ये अपन ने पहले पढ़ लिया, तो कैश इन हैंड नहीं जाएगा। डेटर जाएगा, स्टॉक जाएगा, फर्नीचर जाएगा, मशीनरी जाएगी और बिल्डिंग जाएगी। तो ये सारी की सारी असेट्स एंड लायबिलिटीज अपन को ट्रांसफर करनी है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, और फिर उसके बाद अपन पेमेंट रिसीव करेंगे और पेमेंट कराएंगे लायबिलिटीज का। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करें, सबसे पहले बना रहे हैं अपन रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये रियलाइजेशन का फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट अपन ने बना लिया है। अब अपन इसमें असेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। तो गाइस सबसे पहले अपन ने जान लिया था कि कौन कौन सी पहले लायबिलिटीज अपन ट्रांसफर करने वाले रियलाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहले क्रेडिटर और बीपी यानी कि ये दो लायबिलिटीज जाएंगी। उसके बाद जाएगा वरुण का लोन 1,10,000 का। तो गाइस एंट्री क्या करते हैं रियलाइजेशन में लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने की, जरा समझते हैं। यानी कि लायबिलिटीज अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री होती है लायबिलिटीज अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। अब लायबिलिटीज में अपन क्रेडिटर जाएगा और बीपी जाएगा और वरुण का लोन जाएगा। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में अपन लोग क्या करने वाले, बाय लायबिलिटी। ठीक है, तो लायबिलिटीज में जैसे जाएगा बाय क्रेडिटर, ठीक है, बाय बीपी, बाय वरुण लोन। ठीक है, ये तीन अपन ने लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी है। और बुक वैल्यू पे जाती है, क्रेडिटर दे रखे हैं 1,20,000 के। ठीक है गाइस, 1,20,000 के क्रेडिटर दे रखे हैं और बीपी अपने को दे रखा है 20,000 का, और वरुण का जो लोन दे रखा है वो दे रखा है अपने को 1,10,000 का। ठीक है गाइस, ये दे रखा है अपने को अमाउंट, यानी तीनों अपने क्रेडिटर को अपन ने 120 ट्रांसफर कर दिया, बीपी का 20,000 ट्रांसफर कर दिया और वरुण लोन का 1,10,000 ट्रांसफर कर दिया। तो ये है लायबिलिटीज अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब बात करते हैं असेट्स को ट्रांसफर करने की। तो गाइस असेट ट्रांसफर करते हो तो असेट्स का बैलेंस होता है DR, तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे तो CR हो जाएगा। एंट्री पोस्ट होगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री पोस्ट होने वाली है, यानी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू असेट्स, तो रियलाइजेशन के अकाउंट में 2 असेट। अब नाम से चली जाएंगी कौन कौन सी है। अपन का कैश इन हैंड तो जाएगा नहीं, तो सबसे पहले लिखेंगे 2 डेटर। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है 2 स्टॉक। ठीक है, स्टॉक के बाद दिया हुआ है अपने को 2 फर्नीचर, 2 फर्नीचर। ठीक है, उसके बाद अपने को दे रखा है मशीनरी और बिल्डिंग, तो 2 मशीनरी और 2 बिल्डिंग।
ठीक है। तो अपने डेटर दे रखा है, कितने के दे रखे, बुक वैल्यू में लिखना है 1 लाख की डेटर है अपने, ठीक है। उसके बाद अपने को स्टॉक दे रखा है कितने का, 1 लाख का। उसके बाद अपने को दे रखा है, सॉरी स्टॉक दे रखा है अपने को 4 लाख का, 4 लाख का स्टॉक दे रखा है। उसके बाद अपन बात करें तो फर्नीचर है 10,000 का। फर्नीचर के बाद अपने को दे रखा मशीनरी, तो बस मशीनरी है 2,80,000 की। और उसके बाद अपने को दे रखी है बिल्डिंग, और बिल्डिंग है अपनी 80,000 की, ठीक है। ये अपन ने असेट्स को ट्रांसफर कर दिया, यानी ये दो एंट्री से समझ में आई बात कि लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन करते हैं, लायबिलिटीज का बैलेंस होता है सीआर, तो रियलाइजेशन में जाएगी तो डीआर कर देंगे, लायबिलिटीज अकाउंट डीआर रियलाइजेशन। असेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो असेट्स का बैलेंस होता है डीआर, जब ट्रांसफर करेंगे तो सीआर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू असेट्स अकाउंट। आई होप कि ये बात आपको अब अच्छे से समझ में आ गई, यानी ये दो एंट्री अपन ने क्लियर कर ली है, ये दोनों एंट्री अपन ने यहाँ पे पोस्ट कर दी रियलाइजेशन के अकाउंट में, ठीक है। तो ये दो एंट्री होकर आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद अपन बात कर लेते हैं इसमें, अब अपन को नीचे लिखा हुआ है कि असेट्स को रियलाइज कराए तो कितने कितने रुपए हैं। डेटर से अपन को 84 आया है, स्टॉक से 3,60,000, मशीनरी से 224 और बिल्डिंग से आया 120। तो जब अपन असेट्स को सोल्ड करेंगे तो पैसा आएगा, तो भाई एंट्री क्या पोस्ट करेंगे जरा उसको समझ लेते हैं। बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि पैसे आएंगे, यानी कि असेट्स को सोल्ड करेंगे तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन के थ्रू होगा, क्योंकि अपन ने असेट रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दी है, लायबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दी है, तो सारा का सारा काम रियलाइजेशन के थ्रू होगा, यानी बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। तो बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन करेंगे तो रियलाइजेशन के अकाउंट में अपन क्या करने वाले हैं, बाय बैंक और अंडरलाइन करेंगे, ठीक है गाइस। अब अंडरलाइन करेंगे तो अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एंट्री पोस्ट होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेटर से कितने रुपए आ गए इनके, 84,000, तो अपन यहां पे लिख दिया डेटर 84,000 आ गए डेटर से। उसके बाद अगर अपन बात करें डेटर के बाद तो स्टॉक से कितना आया इनका 3,60,000, तो स्टॉक का अपन ने लिख दिया 3,60,000, ठीक है गाइस। उसके बाद इन्होंने मशीनरी से कितने आए, मशीनरी से आया इनका 2,24,000, ठीक है गाइस। और उसके बाद इनका पैसा आया बिल्डिंग से, और बिल्डिंग से आया इनका 1,20,000, ठीक है गाइस। अच्छा एक बात यहाँ पे और समझते हैं, अब फर्नीचर के बारे में कोई जिक्र नहीं है, डेटर का हो गया, स्टॉक का हो गया, मशीनरी का हो गया, बिल्डिंग, इन चारों से तो आ गया, लेकिन फर्नीचर से कोई भी इंफॉर्मेशन एडिशनल नहीं दे रखी थी। तो अपन ने इंपॉर्टेंट नोट में ये बात पढ़ी थी कि लायबिलिटीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो या ना हो, अपन को तो लायबिलिटीज पेड करानी है, लेकिन असेट्स के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये ट्रीट करना है कि उस असेट्स की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पे फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो इसलिए अपन फर्नीचर यहाँ नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फर्नीचर की वैल्यू 0 है, ठीक है। जैसे गुडविल का है, सेम फर्नीचर के बारे में। तो आई होप की बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसका जो टोटल है वो अपन लिख देंगे बाहर, तो एक बार इसका टोटल कर लेते हैं, यानी कि अपने आ रहा है 84,000 प्लस आ रहा है 3,60,000 प्लस आ रहा है 2,24,000 और प्लस 1,20,000, तो ये आ रहा है 7,88,000। आई होप की बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, यानी कि अपन ने सारे जो असेट्स उसका टोटल करके बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन के थ्रू। अब गाइस बात करते हैं लायबिलिटीज के बारे में। तो लायबिलिटीज का जब पेमेंट होता है तो एंट्री पोस्ट होती है, लायबिलिटीज का पेमेंट कराएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट ये अपनी एंट्री होगी, तो रियलाइजेशन के अकाउंट में टू बैंक जाएगा। जैसे अपन ने असेट्स से जब पैसा रियलाइज होता है तो बैंक टू रियलाइजेशन करते हैं, तो रियलाइजेशन का अकाउंट बाय बैंक चला गया। ऐसे ही जब लायबिलिटीज का पेमेंट कराएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बैंक रहेगा, तो रियलाइजेशन के अकाउंट में जाएगा जी टू बैंक, ठीक है गाइस। टू बैंक जाएगा, अंडरलाइन करेंगे और लायबिलिटीज का पेमेंट यहाँ पे अपन कराने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार उसको देखते हैं कि किस तरीके से लायबिलिटीज का पेमेंट होगा। तो भाई सबसे पहले अपने को यहाँ पे दे रखा है कि क्रेडिटर को इन्होंने 5% डिस्काउंट पर सेटलमेंट कराया है। तो क्रेडिटर देखिए 1,20,000 के थे, ये रहा क्रेडिटर। तो 1,20,000 का अगर अपन बात करें 5% डिस्काउंट, तो 5% निकालेंगे, 6,000 माइनस इक्वल टू कराएंगे, तो अपन को यहाँ पे यदि 1,14,000 का पेमेंट कराना है, यहाँ पे अपन लिखेंगे क्रेडिटर, ठीक है। 1,14,000 क्योंकि डिस्काउंट है 5% का, तो 1,20,000 का 5% 6,000 होता, माइनस कराएंगे तो 1,14,000 हो जाएगा, ठीक है। अब क्रेडिटर के बारे में दे रखा, इसके बाद और कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब बीपी के बारे में कुछ नहीं दे रखा, वरुण लोन के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो लायबिलिटीज का फुल पेमेंट होगा। तो यानी कि बीपी जो है एज इट इज पूरा का पूरा पेमेंट कराया जाएगा 20,000 का, और वरुण लोन का पूरा का पूरा पेमेंट कराया जाएगा। वरुण लोन पेमेंट कराया जाएगा 1,10,000, ठीक है गाइस। अब इसका अपन टोटल करके बाहर लिख देंगे, तो 1,40,000 प्लस 20,000 और 1,10,000,
तो ये आएगा 2,44,000 ये अपन ने लिख दिया। ठीक है, अपन ने असेट्स का करवा दिया, अपन ने लायबिलिटीज का करवा दिया। यहाँ पे ये दो चीज और समझ में आ गई कि लायबिलिटीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी तो फुल लायबिलिटीज का पेमेंट होगा। असेट्स के बारे में नहीं थी तो उसकी वैल्यू को हमने ट्रीट करा है 0। ठीक है, अब उसके बाद अपन बात करने वाले हैं कि अब इसमें देखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और करें 6,000 के, तो अपन वो भी लिखेंगे। तो जब रियलाइजेशन के खर्चे करेंगे तो एंट्री पोस्ट होती है यहाँ पे कि रियलाइजेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अपन रियलाइजेशन के खर्चे कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट मिल जाएगा टू बैंक। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, कितने रुपए करे इन्होंने एक्सपेंसेस 6,000 के, ये अपन यहाँ पे लिख देते हैं। इसके अलावा अब क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और अपन ने सारा का सारा ट्रीटमेंट कर लिया है। तो अब अपन ये देखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट से अपन को प्रॉफिट हुआ है या अपने को क्या हुआ है लॉस। ठीक है, तो एक बार टोटल करके देख लेते हैं और पता चल जाएगी अपने को। तो भाई यहाँ पे अपन ऐड करें पहले DR साइड का, तो 1 लाख प्लस करते अपन 4 लाख प्लस करते अपन 10,000 प्लस करते इसमें 2,80,000 प्लस करते इसमें 80,000 और प्लस कर देते हैं इसमें 2,44,000 और प्लस कर देते हैं 6,000। तो ये आ रहा है आपका 11,20,000। इस साइड का जो टोटल आ रहा है वो लिख लेते हैं रफली 11,20,000 का टोटल आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कि CR साइड का टोटल कितना आ रहा है अपना, तो 1,20,000 प्लस करेंगे 20,000 प्लस करेंगे इसमें 1,10,000 और प्लस करेंगे इसमें 7,88,000। तो ये आ रहा है आपका 10,38,000। तो भाई यहाँ पे 10,38,000 आ रहा है अपना CR साइड का और DR साइड का आ रहा है अपना 11,20,000। तो यहाँ पे हो गया लॉस, एंट्री पोस्ट होगी। जब लॉस के केस में कैपिटल DR होती है तो एंट्री पोस्ट होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे। जो लॉस हुआ है वो अपन निकाल लेते हैं कि 10,38 माइनस कर लेते हैं 11 लाख में से 20,000 में से, तो ये आ रहा है 82,000 का लॉस। ठीक है, इसको कौन कौन लेगा, A लेगा और B लेगा, और A और B रेशियो में 82,000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे इक्वल रेशियो में, तो 41,000 देन 41,000। ठीक है गाइस, तो ये अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है और दोनों साइड का टोटल कर देंगे 11,20,000। तो आई होगी गाइस, ये बात आपको समझ में आई होगी। लॉस के केस में पार्टनर्स कैपिटल DR होगी, एंट्री पोस्ट कर दी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट में लिख दिया बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होगी गाइस, ये रियलाइजेशन अकाउंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। असेट ट्रांसफर कर दी, लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी, असेट्स को सेल करने से पैसा आ गया और लायबिलिटीज को पेमेंट करा दिया है। कौन कौन सी असेट ट्रांसफर होगी, कौन कौन सी लायबिलिटी ट्रांसफर होगी ये समझा दिया, और उसके बाद अपन ने इससे प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर लिया। तो 82,000 का लॉस आया जो A और B में डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली, जो कि लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो आई होप कि गाइस रियलाइजेशन अकाउंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वैसे बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो इसका फॉर्मेट बना दिया अपन ने, पर्टिकुलर A एंड B यानी दो पार्टनर, पर्टिकुलर A एंड B। ठीक है गाइस, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं अब इसका कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि A और B का बैलेंस देखेंगे कितना है। तो A का दे रखा है 4 लाख और B का दे रखा है 2 लाख। ठीक है, ये दे दिया। उसके बाद अपन ये देखेंगे कि इसमें कोई रिजर्व एंड सरप्लस या लॉस कुछ तो नहीं है, तो इसमें अपन को जनरल रिजर्व दिख रहा है और जनरल रिजर्व है 30,000 का, तो पार्टनर्स के में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, कितने का दरकार है 30,000 का, दोनों में इक्वल बढ़ जाएगा 15,000 देन 15,000। उसके बाद रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफर हो जाएगा और अपन यहां पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट। दोनों का आया था 41,000 A का, 41,000 B का। ठीक है, अब उसके बाद इसमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई लॉस नहीं है और कोई अदर कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है। जो था जनरल रिजर्व बांट दिया है, रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफर कर दिया, किसी भी पार्टनर ने कोई असेट्स या लायबिलिटीज टेकन नहीं करी थी तो कुछ भी नहीं होगा, फाइनल पेमेंट कराएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये फाइनल पेमेंट इनका हो जाएगा। अब देखते हैं कितना अमाउंट आ रहा है इनका। ठीक है ना, अब देखो अपन ये ऐड कर लेते हैं यहाँ पे कि 4 लाख
प्लस 15,000 ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 4,15,000। कितना आएगा गाइस? 4,15,000 और माइनस करा देंगे इसमें से 41,000 तो ये आएगा 3,74,000। ठीक है, 4,15,000 ये अपन ने टोटल करते हैं। इसका फाइनल पेमेंट जो है वो 3,74,000 हुआ है ए को। ठीक है, बी की बात कर लेते हैं 2 लाख प्लस 15,000 करेंगे तो ये आएगा आपका 2,15,000 आ जाएगा इसका बी का, और उसमें से लेस कराएंगे 41,000 तो गाइस इसका पेमेंट जो रहेगा वो रहेगा 1,74,000 का, और टोटल कर देंगे 2,15,000। ये इनका गाइस बैलेंसिंग फिगर निकला है और ये इनका फाइनल पेमेंट है। ए और बी को अपन को फाइनल पेमेंट कराना है 3,74,000 का तो कराएंगे अपन ए को, और बी को कराएंगे अपन 1,74,000 का। तो गाइस ये था इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल अकाउंट की, और वो रहेगा कैश एंड बैंक का अकाउंट। ठीक है गाइस, उसको अपन प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे कैश एंड बैंक अकाउंट, और वो इक्वल आएगा और अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इक्वल नहीं आता है कैश एंड बैंक अकाउंट तो इसका मतलब अपन ने कहीं ना कहीं कोई भी मिस्टेक कर दी है। ठीक है ना गाइस, तो ये अपन का कैश एंड बैंक अकाउंट है, कैश एंड बैंक अकाउंट। यहां पे अपन लिखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक का जो बैलेंस दे रखा है वो दे रखा है 10,000, तो अपन यहां पे लिख दिया अपन ने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितना दे रखा है? 1,10,000 दे रखा है। सबसे पहला तो अपन ने ये लिख दिया 10,000 का बैलेंस। ठीक है, अब इसका जो 10,000 का बैलेंस दे रखा है उसके बाद अपन देखते हैं क्या क्या हुआ है। देखो रियलाइजेशन अकाउंट की अगर अपन बात करें तो 7,88,000 आए थे असेट्स को सोल्ड करने थे। एंट्री पोस्ट हुई थी बैंक अकाउंट DR2 रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अब वहां पे तो अपन ने लिख दिया था बाय बैंक, अब यहां पर अपन क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। यहां पे लिखेंगे असेट्स सोल्ड। ठीक है, कितना है? 7,88,000 आए थे। उसके अंदर लायबिलिटीज का पेमेंट हुआ तो एंट्री पोस्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट DR2 बैंक, तो बाय रियलाइजेशन, रियलाइजेशन लायबिलिटीज पेड करी थी अपन ने। कितनी करी थी गाइस? एक बार चेक कर लेते हैं। तो अपन ने जो लायबिलिटीज पेड करी थी वो करी थी 2,44,000 की, 2,44,000 की अपन ने लायबिलिटी पेड करी थी, 2,44,000। ठीक है, उसके बाद अपन ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करे थे तो एंट्री पोस्ट हुई थी रियलाइजेशन अकाउंट DR2 बैंक, तो बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, कितने के? 6,000 के। ठीक है, तो ये अपन ने काम कंप्लीट कर दिया। उसके बाद जब पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट कराया है तो एंट्री हुई है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 बैंक, तो यहां पर लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अंडरलाइन कर लेते हैं और ए लिख लेते हैं और बी लिख लेते हैं गाइस। तो ए का गाइस पेमेंट कितना करा अपन ने? 3,74,000, और जो बी है उसका है 1,74,000। ठीक है गाइस, इनका अपन टोटल करके बाहर लिख देंगे। कितना आता है एक बार चेक कर लेते हैं। 3,74,000 प्लस 1,74,000, तो गाइस ये आ रहा है आपका टोटल 5,48,000। ठीक है, कितना है? 5,48,000। अब इसके अलावा गाइस अपन ने और कोई काम नहीं किया था, बस यही था, और अपन इसको ऐड करेंगे और देखेंगे कि इसका जो टोटल है वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अपन ने पार्टनर्स के कैपिटल का अकाउंट का पेमेंट करवा दिया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करा दिया, लायबिलिटीज का पेमेंट करवा दिया, और असेट्स होल्ड करी इसका पेमेंट यहाँ पे अपन ने रिसीव कर लिया है। तो ये यार 7,88,000 प्लस 10,000 करेंगे तो ये आएगा गाइस 7,98,000। कितना आएगा? 7,98,000। ठीक है, और इधर का टोटल देख लेते हैं 2,44,000 प्लस करेंगे अपन इसमें 6,000 और प्लस करेंगे इसमें 5,48,000, तो गाइस ये आ गया 7,98,000। ये भी आ गया आपका 7,98,000, यानी कि दोनों साइड का अपना बैलेंस इक्वल आ रहा है। और ये था कैश एंड बैंक अकाउंट। उससे पहले अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और उससे पहले अपने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की 2 से 3 चीज अपन ने यहाँ पे ली थी कि असेट्स होल्ड करने से जो पैसा है वही रहा, और पेड करने से जो पैसा गया, और एक्सपेंसेस को पेड करने से जो गया, और पार्टनर्स की जो कैपिटल का पेमेंट कराया है, तो ये अपन ने कैश एंड बैंक अकाउंट में ले लिया। और दोनों का जो टोटल है DRCR का वो इक्वल हो गया है। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। तो अपन में 3 चीज प्रिपेयर कर, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करा, कैश एंड बैंक अकाउंट प्रिपेयर करा, और ये समझ गए कौन कौन सी एसेट रियलाइजेशन में ट्रांसफर होती है, लायबिलिटीज कौन कौन सी ट्रांसफर होती है, और लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट कैसे करना है, और असेट्स का ट्रीटमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही था। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था जिसमें अपन ने फुल कवरेज के साथ ये क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।